अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। पिछले 3 लेक्चर में हमने एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जेआईटी को पढ़ा था और वो ख़त्म हो गए। आज से जो हमारा लेक्चर है डिजीज़ नंबर 1 है, वो स्टोमेटाइटिस पे है। तो यहाँ से स्टोमेटाइटिस हम स्टार्ट करते हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। एट द एंड ऑफ द लर्नर विल बी एबल टू, सबसे पहले जब इस ये चैप्टर का अख्तिताम हो जाए, इस जो हमारा डिज़ीज़ है इसका अख्तिताम हो जाए, तो हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हम लर्न करेंगे। इसमें डिफाइन स्टोमेटाइटिस, के स्टोमेटाइटिस क्या चीज़ होती है हम इसमें ये पढ़ेंगे। डिस्क्राइब काजेज़ ऑफ स्टोमेटाइटिस, फिर जो स्टोमेटाइटिस है एक डिज़ीज़ है, इसके काजेज़ क्या क्या है। एंड लिस्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्टोमेटाइटिस, फिर ये स्टोमेटाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसकी होती है उसके बारे में हमें मालूम होगा। डिस्कस टाइप ऑफ स्टोमेटाइटिस, फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोमेटाइटिस, तकरीबन 7 टाइप्स ऑफ स्टोमेटाइटिस हम वो पढ़ेंगे। डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ स्टोमेटाइटिस, और फिर इसकी हम मैनेजमेंट, अगर इसे नर्सिंग मैनेजमेंट हो और अगर मेडिकल मैनेजमेंट हो तो इसके हम मैनेजमेंट किस तरह करेंगे। स्टोमेटाइटिस, ये सबसे पहले जो है स्टोमा का जब भी आता है ना, स्टोमा जैसे हम आप लोगों ने कोलोस्टोमी अस्टोमा बैग पढ़ा था, तो एक सा बैग सा होता है, मतलब उसका एक मुंह होता है। इस तरह स्टोमा का मतलब भी है माउथ, एंड आइटस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। जब माउथ में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको स्टोमेटाइटिस कहते हैं। स्टोमेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द माउथ विच में इन्वॉल्व द चीक्स, gums, tongue, lips, and roof or floor of the mouth. The word stomatitis literally means inflammation of the mouth. Stomatitis का मतलब ही आसान मतलब ये है कि ये inflammation of mouth। अगर आप उसको broadly definition जो है वो करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि जब माउथ के म्यूकोजल लाइनिंग में, या अगर चीक्स हो, गम्स हो, टंग्स हो, लिप्स हो, या रूफ या फ्लोर, जो टंग का माउथ का फ्लोर हो या रूफ हो, अगर उसकी म्यूकोजल लाइनिंग में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्टोमेटाइटिस कहते हैं। अगर चिक्स का हो जाए, अगर टंग का हो जाए, गम्स का हो जाए, लिप्स, और क्योंकि ये भी एक माउथ ओरल कैविटी में आता है तो इस वजह से इनको इन्वॉल्व किया है, तो इसको स्टोमेटाइटिस कहते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में हम ये है कि स्टोमेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ एनी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ द माउथ। हमारे माउथ में जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, इनकी लाइनिंग में जब कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको स्टोमेटाइटिस कहते हैं। इट इज़ यूजुअली अ पेनफुल कंडीशन एसोसिएटेड विद रेडनेस, swelling and occasional bleeding from the affected area। इसमें जो कंडीशन है ये पेनफुल होगा, मतलब उसमें पेन ज़्यादा होगा, इसमें फिर रेडनेस, स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है उसमें 4 साइन आते हैं, अभी जो है 5 भी उसमें आता है। सो 4 साइन में एक है डोलर, मतलब उसमें फैन होगा, ट्यूमोर उसमें स्वेलिंग होगी, ट्यूबोर उसमें रेडनेस होगी, और इसके अलावा जो है फंक्शन लीज़ा जो है, मतलब उसमें उसका जो फंक्शन है ना वो लॉस हो जाएगा, और एक जो है उसको जो केलोर होता है उसमें हीट पैदा होगी, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन में 5 साइन आते हैं। तो इस 5 साइन में यहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होती है, उस वजह से लिखा कि इसमें पेन होगा, रेडनेस, स्वेलिंग होगी, और अगर उस जगह से अफेक्टेड एरिया है उससे कभी जो है वो ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके मतलब अगर उसमें यहाँ पर जो है ओरल कैविटी में भी ब्लड वेसल से, अगर उसमें कोई ब्लड वेसल जो है उस पर प्रेशर आ जाता है या वो रप्चर हो जाता है तो इसी वजह से फिर ब्लीडिंग होती है। द इन्फ्लेमेशन में बी काज्ड बाय कंडीशन इन द माउथ इटसेल्फ सच एज पुअर हाइजीन फ्रॉम द बर्न फ्रॉम हार्ट, फूड और ड्रिंक। इन्फ्लेमेशन जो है ये एक इसकी खास क्या है, एक माउथ जो है खुद जब हम उसकी हाइजीन सही तरीके से, मतलब ओरल हाइजीन हमारा सही ना हो, किसी बर्न की वजह से होती है, या किसी हार्ट फूड या ड्रिंक्स हमने पिया हो तो इस वजह से भी इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या किसी और कंडीशन की वजह से भी होती है डेट अफेक्ट द एंटायर बॉडी सच एज मेडिकेशन, एलर्जिक रिएक्शन और इन्फेक्शन। जितने भी अगर मेडिकेशन हो, इसमें ज़्यादातर ऐसी मेडिकेशन होती है ना तो वो स्टोमेटाइटिस खास करती है। अगर बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, ज़्यादातर फूड की वजह से भी डायरेक्टली माउथ में जो है उसके ये स्टोमेटाइटिस जो है ये छाले जो है ये नज़र आते हैं, या कोई इन्फेक्शन हो किसी बैक्टीरिया का तो इसी की वजह से, या किसी पंजाई का इन्फेक्शन हो तो इसी वजह से भी ये स्टोमेटाइटिस हो सकती है।
ये आप लोग देखिए, ये स्टोमेटाइटिस है, ये बी, और ये स्टोमेटाइटिस को किंकर सोर्स कहते हैं या एप्थस स्टोमेटाइटिस कहते हैं। अब काजेज़ ऑफ स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस के काजेज़ क्या क्या है? तो सबसे पहले जो है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी जो है ये एक ऐसी थेरेपी होती है जो कैंसरस सेल्स होते हैं उसको टारगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेडिसिन को कम्बिनेशन में दे देते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो हार्ट जो है, हार्ट इसमें आता है जो कॉकटेल भी उसको कहते हैं। इसमें एड्स के पेशेंट को तकरीबन 2 to 3 मेडिसिन जो है वो कम्बिनेशन में दे देते हैं। हाईली, हार्ट का मतलब है हाईली रेट्रोवायरल थेरेपी जो है इसको कहते हैं। फिर आता है इसमें रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में जो रेडिएशन के थ्रू होता है, तो रेडिएशन के थ्रू जब हम किसी चीज़ को उसको श्रिंक करेंगे, मतलब है कि ये एक एडजुवेंट होता है, एक न्यू एडजुवेंट होता है। जो न्यू एडजुवेंट होता है ना, वो सर्जरी से पहले जब हम किसी ऑर्गन को श्रिंक करते हैं, मतलब किसी ऐसा ऑर्गन हो के उसको हम श्रिंक करते हैं, उसके बाद रिमूव कर लेते हैं। और एडजुवेंट में हम उसकी सर्जरी करते हैं, और सर्जरी के बाद भी अगर वो डेवलप होता है तो फिर इसकी हम रेडियोथेरेपी करते हैं। तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की वजह भी स्टोमेटाइटिस हो सकती है, क्योंकि इसमें भी इम्यून सेल्स जो है उसको कंप्रोमाइज़ किया जाता है, मतलब उसके वहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पर भी उसको ख़राब कर देते हैं। फिर है लूज पेटिंग डेंटल प्रोस्थेटिक। डेंटल प्रोस्थेटिक जो है ये एक डेंटिस्ट्री का एक ब्रांच है। इसमें इस तरह होता है कि अगर दो दांतों के दरमियान गैप हो, तो मतलब अगर एक दांत को हम रिमूव कर ले दूसरे वो आर्टिफिशियल पे, तो उसको प्रोस्थेटिक कहते हैं। इसमें फिर अपने टाइप्स होते हैं। एक कैफ होता है जब हम उसको कवर कर देते हैं, ब्रिज होता है जब उस दो दांतों के दरमियान स्पेस हो तो उसको हम क्या करते हैं, एक ब्रिज के थ्रू उसको भी कवर कर देते हैं। अगर वो सही तरीके से मतलब फिट ना हो तो फिर यह वह भी चांसेस है कि इन्फेक्शन हो जाए, स्टोमेटाइटिस हो जाए। ट्रामा का आसान एग्जांपल ऐसा हो जो टीथ बाइटर हो, मतलब चीक बाइटर हो, या जो है टीथ एरप्शन जब हो रही हो छोटे बच्चों की, तो उसकी वजह से भी स्टोमेटाइटिस हो सकती है। पुअर डेंटल हाइजीन, हमने पहले बार अगर ओरल कैविटी की सही तरीके से हाइजीन ना हो तो फिर इसी तरह हो सकती है। स्मोकिंग के ज़रिए भी हो सकती है। हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसी, जितने भी ब्लड कैंसर्स होते हैं, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, इनमें भी ये स्टोमेटाइटिस, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। फिर इसमें जो है वायरस हम इसमें जिक्र करेंगे, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस 1, इसको ओरल हर्प्स भी इसको कहते हैं। फंगल जो है इसमें कैंडिडा अल्बिकान होगा, और बैक्टीरिया में मोस्टली जो है स्टेफाइलोकोकस और ये सी बैक्टीरिया ये प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से ये स्टोमेटाइटिस होती है। डिहाइड्रेशन, जब डिहाइड्रेशन होती है तो हमारा जो सलाइवा है वो थिक हो जाता है, और उसी वजह से फिर बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करके फिर वो उसमें स्टोमेटाइटिस हो सकती है। और मेडिकेशन, और कुछ मेडिकेशन भी होती है क्योंकि उसी वजह से भी स्टोमेटाइटिस हो सकती है। एंटी हाइपरटेंसिव और ये मेडिकेशन जो है ये इसमें होते हैं। अब मेडिकेशन एसोसिएटेड विद स्टोमेटाइटिस, अभी जो है मेडिकेशन जो है इस वजह से स्टोमेटाइटिस की होती है। इसमें कीमोथेरेपी जो है वो मेडिकेशन है, उसकी वजह से भी स्टोमेटाइटिस होती है। एंटी हाइपरटेंसिव जो है वो क्या करता है, वो ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। मतलब जो हम बीपी अगर ज़्यादा हो तो हम जब ये देते हैं तो ये बीपी को कम, क्योंकि ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं और ये चीज़ें, तो ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है प्लाज्मा से, ताकि बीपी नॉर्मल आ जाए। तो इसी वजह से भी फिर ड्राई माउथ आ जाता है। ओपियाइड्स में निकोटीन, मॉर्फिन, ये चीज़ें जो है ये भी स्टोमेटाइटिस काज करती है। फिर है एंटीबायोटिक्स का एक यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्ट। तो एंटीबायोटिक्स का एक्शन दो तरीक़ों का होता है, एक डायरेक्ट एक्शन होता है, एक इनडायरेक्ट एक्शन होता है। डायरेक्ट एक्शन इसका इस तरह होता है कि ये डायरेक्टली जाकर जो ऑर्गेनिज्म है उसको डायरेक्टली किल करता है। एंटीबायोटिक का इनडायरेक्ट एक्शन इस तरह होता है कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको रिस्पॉन्स करता है। वो इम्यून सिस्टम जो है वो फिर क्या करता है, इस जो है एक होस्ट को एक सपोर्ट देता है, जैसे सेफलोस्पोरिन हो गया, इसके अलावा जो मैक्रोलेड्स, ये जितने भी एंटीबायोटिक्स है ये क्या करता है, ये भी स्टोमेटाइटिस काज करता है। डायूरेटिक्स इंक्रीज रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन इन कंप्रोमाइज्ड स्टेट। डायूरेटिक्स भी जब हम देते हैं पेशेंट को तो उसी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकती है।
एंटीकोलिनर्जिक जो है ये भी ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स की ईएनडी है, तो उसमें जब ये पैरासिम्पैथेटिक में ये एसिटाइलकोलिन सीक्रेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देता है। जब एसिटाइलकोलिन ब्लॉक हो जाए तो फिर इसी वजह से भी वो सिग्नल सही तरीके से नहीं जाता और इसको हम एंटीकोलिनर्जिक कहते हैं। ये रिलैक्सेशन काज कर देती है और इसका एग्जांपल भी पाइसोस्टेगमिन, ये डिफरेंट ड्रग्स जो है ये होते हैं, डाइसाइक्लोमिन ये ड्रग्स, तो ये भी स्टोमेटाइटिस काज करती है। फिर है एंटी हिस्टामिन एंड डीकंजेस्टेंट। एंटी हिस्टामिन जो है वो एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं और डीकंजेस्टेंट जब किसी का नाक बंद हो तो उसके लिए जो इस्तेमाल होती है, तो ये भी स्टोमेटाइटिस काज कर सकती है। स्टेरॉइड्स है और एंटी डिप्रेसेंट है जो बारबिटोल और एंजाइलोलाइटिक, ये सारे जितने भी ड्रग्स हैं तो ये भी क्या करते हैं, डायज़ेपाम, ये सारे स्टोमेटाइटिस को काज करते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स जो है ये हम अभी इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। सिम्टम्स जो है ये पेशेंट हमें खुद बताता है और साइंस जो है ये हमें फिर पेशेंट को ऑब्जर्व करने के, उसको फिजिकल एग्जामिन करने के बाद पता चलता है। यहाँ पर है पेन और डिस्कम्फर्ट इन द माउथ, कि माउथ में पेन होगा यानी डिस्कम्फर्ट होगा, उसको सही तरीके से फील नहीं होगा। अगर वो फूड खा रहा हो या पानी पी रहे हो तो उसकी वजह से वो क्या होगा, वो डिस्कम्फर्ट और पेन फील करेगा। द प्रेजेंस ऑफ ओपन सोर और अल्सर इन द माउथ, जो ओपन सोर या अल्सर होते हुए माउथ में प्रेजेंट होंगे। फीवर होगा उसके साथ, क्योंकि इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ये चीज़ें होती है तो इसकी वजह से फीवर भी हो सकती है तकरीबन 101 से लेकर 104 फ़ारेनहाइट तक। इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस होगा क्योंकि वो सही तरीके से इसको एनोरेक्सिया होगा, क्योंकि वो फूड सही तरीके से नहीं खा रहा होगा। ब्लिस्टर्स एंड माउथ में जो है चाले आ जाएंगी। स्वॉलन गम्स उसकी सॉल्व हो जाएगी, मतलब उसकी गम्स जो है वो स्वेल हो जाएगी, इसकी वजह से भी ब्लीडिंग उससे आ जा सकती है, इरिटेशन भी हो सकती है। ड्रोलिंग का मतलब ही सयालूरिया जो है ये एक कंडीशन है, इसमें जो एक्सेसिव सलाइवा प्रोडक्शन होती है तो इसको ड्रोलिंग कहते हैं। फिर डिस्पेगिया होगा, एम्पेयर सॉल्विंग सही तरीके से नहीं होगा, और फुल स्मेलिंग ब्रेथ जिसको हेलुटोसिस कहते हैं। हेलुटोसिस जो है इसमें क्या होगा कि जो ब्रेथ होगा वो उसका जब वो स्मेल करेगा मतलब ब्रेथ करेगा तो वो उसके जो ब्रेथ है ना वो बहुत फुल स्मेल करेगी। अब जो है टाइप्स ऑफ स्टोमेटाइटिस है, तो एक न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी स्टोमेटाइटिस है, नेम से जाहिर है कि न्यूट्रिशनल की डिफिशिएंसी होगी। एप्टोस्टोमेटाइटिस को कैंकर भी कहते हैं। एंगुलर स्टोमेटाइटिस मतलब जो हमारा माउथ के एंगल में मौजूद होगा। डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस जब दांतों को आर्टिफिशियल पे रिप्लेस कर देते हैं तो उसको डेंचर कहते हैं। एलर्जी कॉन्टेक्स्ट स्टोमेटाइटिस जो एलर्जी के से होगी। माइग्रेटिव स्टोमेटाइटिस एक न्यू टाइप है, ये भी आगे पढ़ेंगे। हर्पेटिक गिंगोयो स्टोमेटाइटिस ये हर्पेसिस वायरस जो है इसकी वजह से हो सकती है। सबसे पहला है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। मल न्यूट्रिशन, improper diet intake or malabsorption, poor absorption of nutrients into the body can lead to the nutritional deficiency states, several of which can lead to stomatitis. For example, deficiency of iron, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B9 और vitamin B12 may all manifest as a stomatitis। सबसे पहले जो अगर मल न्यूट्रिशन हो, improper डाइट हो, पेशेंट को सही तरीके से डाइट नहीं मिल रहा हो या उसकी डाइट सही तरीके से मिल रहा हो लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो रही हो, तो इसकी वजह से उसमें जो है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी आ जाती है और इसकी वजह से भी स्टोमेटाइटिस आ सकती है। जिसमें डिफिशिएंसी अगर आयरन की डिफिशिएंसी हो, इनीमिया हो, एनीमिक पेशेंट हो तो उसको भी स्टोमेटाइटिस हो सकती है। विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जिसको राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 का दूसरा नाम राइबोफ्लेविन कहते हैं। दूसरा विटामिन B3 की डिफिशिएंसी हो, नियासिन जिसे कहते हैं या नियासिनिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन B3 की डिफिशिएंसी को पेलाग्रा भी कहते हैं। विटामिन B6 इसको पायरोडक्सिन कहते हैं और विटामिन B6 की डिफिशिएंसी जब होती है तो ये पायरोडक्सिन डिफिशिएंसी हो सकती है। ये सारे इसमें माउथ और ये चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। विटामिन B9 जिसको हम पोलिक एसिड जो है वो पोलिक एसिड भी कहते हैं, अगर इसकी डिफिशिएंसी छोटे बच्चे में हो जाती है तो इसकी वजह से वो फ्राफर से सही तरीके से जिसका न्यूरल ट्यूब होता है वो सही तरीके से नहीं बन रहा होता। तो अगर पोलिक एसिड की कमी प्रेग्नेंट फीमेल में आ जाती है तो फिर इसकी वजह से NTDs आ जाती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाते हैं। फिर विटामिन B12 जो इसको कोबालामीन कहते हैं, ये इसकी डिफिशिएंसी जितने भी हमने विटामिन पढ़े इसकी डिफिशिएंसी अगर हो जाए तो इसकी वजह से भी स्टोमेटाइटिस आ सकती है।
फिर है एप्थस टोमेटाइटस। एप्थस टोमेटाइटस कैंकर सोर भी से कहते हैं। इज द recurrent appearance of the mouth ulcers in otherwise healthy individual. The cause is not completely understood, but it is thought that the condition represent a T cell mediated immune response which is triggered by the variety of factors. The individual ulcer active recur periodically and heal completely. Although in the more severe form, new ulcer may appear in the other parts of the mouth before the old ones have finished healing. एप्थस टोमेटाइटस को कैंकर सोर्स भी कहते हैं। इसमें इस तरह होता है कि ये रिकरेंटली मतलब ये बॉडी में जो है छुपे होते हैं, ये दोबारा फिर उसमें अपीयर हो जाते हैं। ये हेल्थ इंडिविजुअल में भी हो सकती है स्ट्रेस की वजह से। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट काज इसका है ये स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। इसका अभी तक कोई काज मालूम नहीं है, लेकिन ये इसका ये कहना है कि मतलब टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो कि वेराइटी ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें, और मेनली जो मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रेस है, तो इसकी वजह से क्या होती है टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होते हैं। तो इंडिविजुअल जो है, अगर कोई इंडिविजुअल अल्सर जो है एप्थीस को कहते हैं, अगर वो कम्प्लीटली सही तरीके से हील नहीं हो रहा तो ये और भी सीवियर हो सकता है न्यू अल्सर में। और इसमें इस तरह एप्थस टोमेटाइटस में इस तरह होता है कि ओल्ड जो है वो ख़त्म खुद ब खुद ये तो ख़त्म होता है तकरीबन 96 आवर्स तक। अगर ओल्ड जो है ये ख़त्म होता है और न्यू फिर अपीयर हो जाते हैं डायरेक्टली, तो फिर ये एप्थस टोमेटाइटस में आ जाता है। अब ये देखिए ये एप्थस टोमेटाइटस की एग्जांपल है। ये आप लोगों को जो ऊपर बता रहे ये हार्ट फ्लैट पे है, देखिए तो ये भी। अब है एंगुलर टोमेटाइटस। एंगुलर टोमेटाइटस में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एंगल जो है कार्नर के होते हैं, जहाँ पर दो लिप्स से है वो अटैच होते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट होकर दूसरी तरफ तक ये जो साइड होते हैं ना, तो इसको एंगल्स कहते हैं, कॉर्नर्स कहते हैं, कॉर्नर्स ऑफ लिप्स कहते हैं। इसको एंगुलर टोमेटाइटस भी कहते हैं या एंगुलर चिलाइटिस, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स को ही एंगुलर चिलाइटिस कहते हैं। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में तो इन चिल्ड्रन अ फ्रीक्वेंट कॉज इज रिपीटेड लिप लिकिंग एंड एन एडल्ट इट may be a sign of underlying iron deficiency, anemia, or vitamin B deficiency, B2, B9, B12, which in turn may be evidence of the poor diet or malnutrition such as celiac disease. इसमें इस तरह होता है कि एंगुलर टोमेटाइटस जो है, इसको एंगुलर चिलाइटिस भी कहते हैं। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में अगर होता है तो क्या करता है, लिप लिकिंग करता है। जो हमारा जो ये माउथ का कार्नर होता है, लिप्स के जो कार्नर है, इस पे जो है वो अपना जो लिप लिकिंग जो है, अपना जो टंग होता है उसको बाहर कर देता है और फिर अंदर करे, तो वो इसकी वजह से ये जगह डिहाइड्रेट हो जाती है उसकी यूँ, तो वो बार बार ये तरह इसको एक्सपोज करेंगे और ये फिर डिहाइड्रेट होने के बाद ये इसमें रिंकल्स आ जाती है और ये टोमेटाइटस बन जाती है इसमें। इसके बाद एल्डर में भी हो सकती है, तो ये विटामिन बी की डिफिशिएंसी की वजह से और आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से, B2 हो गया, B9 और B12। इसके बाद ये पुअर डाइट्स और मल न्यूट्रिशन की वजह से भी होते हैं, सच एज सीलिक डिजीज़ वाला पेशेंट जब हो, तो एक सीलिक डिजीज़ जो है, एक ग्लूटीन इंटॉलरेंस होता है, दूसरा सीलिक डिजीज़ होता है। ग्लूटीन इंटॉलरेंस जो है वो एक ऐसा पेशेंट जिसमें ग्लूटीन इंटॉलरेंस हो, ग्लूटीन एक प्रोटीन है वीट में, तो वो जो है फिर वीट को हज़म नहीं कर सकता, तो इसी वजह से फिर डॉक्टर उसको कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें वीट से बनी है, यानी गंदम से जितने भी चीज़ बनी है, तो आपने वो चीज़ें नहीं खानी है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको जो सबसे पहले हमने बताया कि एक सीलिक डिजीज़ होता है और दूसरा ग्लूटीन इंटॉलरेंस हो, तो ग्लूटीन इंटॉलरेंस, क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। सीलिक डिजीज़ भी ग्लूटीन इंटॉलरेंस ही है, लेकिन ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अभी है डेंचर रिलेटेड टोमेटाइटस। डेंचर जो है, जब हम ये सारे दांतों को रिप्लेस करें आर्टिफिशियल टीथ पे, तो इसको कहते हैं डेंचर। डेंचर रिलेटेड टोमेटाइटस में किस तरह होता है कि हम ये जो आर्टिफिशियल दांत है उसको फिर बाहर निकाल लेते हैं, उसको साफ कर लेते हैं और फिर दोबारा उसको लगा लेते हैं, तो इसमें भी इसकी वजह से टोमेटाइटस हो सकती है। दिस इज़ अ कॉमन कंडीशन प्रेजेंट इन डेंचर वियरर। इट अपीयर इज रेडन बट पेनलेस म्यूकोजा beneath the denture. 90% of cases are associated with the Candida species, and it is the most common form of the oral candidiasis. Treatment is by antifungal medication and improve dental hygiene such as not wearing the denture during sleep. इसमें इस तरह होता है कि जो डेंचर वियरर होता है ना, मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिफिशियल टीथ जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसमें तकरीबन जब वो बाहर निकाल लेते तो उसको साफ करके दोबारा फिर लगाते, तो तकरीबन 90% जो है ये केसेस ये कैंडिडा स्पीशीज़ की वजह से हो सकती है, जिसको मोस्टली कॉमन कहाँ पे, ओरल कैंडिडाइज में। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ये जो है
फंगल इन्फेक्शन है तो इसके लिए हम एंटी फंगल मेडिकेशन देंगे, जिसमें कीटोकोनाजोल, एट्रोकोनाजोल ये देंगे। एंड इम्प्रूव डेंटल हाइजीन, उसको कहेंगे कि आपने अपने डेंटल हाइजीन को इम्प्रूव करना है। उसके बाद नॉट वियरिंग डेंचर ड्यूरिंग स्लीप, कि स्लीप के टाइम पे आपने अपने डेंचर को वेयर नहीं करना है, क्योंकि उसी वजह से उसकी सलाइवा सिक्रेशन कम होती है और बैक्टीरिया के एक्शन ज़्यादा होता है। तो हमने पहले भी बताया कि फिर हमारे जो हॉर्सनेस आप मतलब ये है कि बेटर टेस्ट जो है वो माउथ में होता है। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं वेयर करना है, मतलब नहीं पहनना है। Allergic context stomatitis. Allergic context stomatitis is also called allergic gingival stomatitis or allergic context gingival stomatitis is a type of type 4 hypersensitivity that occur in the susceptible atopic individual when allergen penetrate the skin or mucosa. Allergic context stomatitis एक ऐसा stomatitis है, gingival जो है ये हमारे गम्स को कहते हैं और stomatitis माउथ को। तो एलर्जिक कंटेक्ट गिंगियो स्टोमेटाइटिस ये एक टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। हाइपर सेंसिटिविटी जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम का एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, ये 4 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिखा है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ये होती है। इसमें एक ससेप्टेबल एटोपिक उस शख्स को कहते हैं जिसका मतलब हेरिडिटी में, मतलब वो उसको फैमिली में ये चल रहा हो, उसकी बाई बर्थ जो है उसमें IgE की लेवल ज़्यादा होती है। जब IgE की लेवल ज़्यादा तो एक एलर्जन जब एंटर हो जाए स्किन में डायरेक्ट, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट एलर्जी काज कर देता है। फिर है माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस। माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस को जियोग्राफिक स्टोमेटाइटिस कहते हैं। इसको जियोग्राफिक स्टोमेटाइटिस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फिर टंग होता है तो उस पर एक जैसे दुनिया की नक्शा नहीं होता, इसी तरह उसमें एक शेप आ जाती है, तो इसको जियोग्राफिक स्टोमेटाइटिस। और माइग्रेटरी से कि अगर एक साइड पे होगा या तो ये फिर सारे टंग हो, माउथ हो, इसमें फिर फैलता है, तो इसको माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस इसलिए कहता है। एज एटिपिकल presentation of the condition will normally present on the tongue, term as geographic tongue भी कहते हैं। geographic tongue is named because there are atrophic erythematosus area of the deep population that migrate over time giving a map like appearance। यहाँ पर भी बताया है कि एट्रोपिक होगा, मतलब ये है कि उसकी जो पेपिली है वो डीपोपुलेशन होगी, मतलब वो ख़त्म होगा, अपना काम नहीं, रेडनेस होगी उसमें, और ये टाइम के साथ साथ और भी माइग्रेट होता जाएगा और हमें एक मैप लाइफ अपीयरेंस देगा। ये उसका पिक्चर है, अगर आप लोग देखें तो ये देखिए मैप लाइक अपीयरेंस है, और इसकी जो पेपिली है वो भी ख़त्म हो गई, और जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है टंग का उसकी भी तकरीबन एट्रोफी हो गई है। अभी जो है हर्पेटिक गिंगियो स्टोमेटाइटिस, इसमें क्या होता है कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से ही ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है माउथ में। इसके बाद जो है टाइप्स, ये चीज़ें हमने पढ़े। अब इसकी मेडिकल मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले कोटिंग एजेंट सच एज बिस्मथ सैलिसाइक्लेट और सल्फेट और अदर एंटासिड। तो हम इसको कोटिंग एजेंट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको क्या करें, कोट करें, ताकि इसकी वजह से स्टोमेटाइटिस ना हो। वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट्स जो है, वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट्स इसलिए ताकि माउथ और लिप्स जो है उसमें फ्रिक्शन कम हो और वो लुब्रिकेट हो, तो फिर इस वजह से स्टोमेटाइटिस ये चीज़ें नहीं हो सकती। टॉपिकल एनाल्जेसिक जो हम डायरेक्टली स्किन पे लगा रहे थे, इसमें बेंजामाइन हाइड्रोक्लोराइड है। टॉपिकल एनेस्थेटिक सच एज लाइडोकैन विस्कस माइट इम्पेयर गैग रिफ्लेक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो टॉपिकल एनेस्थेटिक भी हम देते हैं अगर उसको उससे शदीद पेन हो रहा हो, लेकिन लाइडोकैन विस्कस जो है इस क्या करते हैं, हम इसको गैग रिफ्लेक्स शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए उसको मतलब उसको इम्पेयर कर देते हैं। ओरल अल्टरनेटिव एनाल्जेसिक इंक्लूडिंग ऑपियोइड्स इफ नीडेड फॉर पेन नॉट कंट्रोल विद अबव। सबसे पहले तो हम जो माइल्ड टू मॉडरेट पेन किलर है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर उससे पेशेंट का पेन सही तरीके से रिलीफ नहीं हो रहा तो फिर हम ओपियाइड की तरफ जाएंगे। अगर नीड हो तो अगर पेन कंट्रोल ना हो तो फिर ओपियाइड्स यानी मॉर्फिन, ये चीज़ें जो सीवियर पेन के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर उसके तरफ हम जाएंगे। एंटीसेप्टिक माउथ वाश जो है ये इसलिए यूज़ करें कि हमारा जो ओरल म्यूकोजा है और ओरल कैविटी है वो हाइजीनिक रहे। प्रोटेक्टिव पेस्ट, डिफरेंट टूथपेस्ट, ये चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। लोकल एनेस्थेटिक माउथ वाशेज़ और स्प्रे, यानी जो माउथ वाशेज़ होते हैं और स्प्रे होता है ये उसमें लोकल थोड़ी टाइम के लिए उस पेन को ख़त्म कर देते हैं। टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड्स ये भी हम दे सकते हैं इन्फ्लेमेशन, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो उसके लिए फ्लोकोनाजोल और नेस्टाटिन ये भी दे सकते हैं। और अगर एंटी हर्पिस जेल्स लाइक साइक्लोवेर ये भी हम दे सकते हैं।
अब नर्सिंग केयर जो है इसका क्या है गोल, टू रिलीव पेन एंड सिम्टम्स सो द क्लाइंट कैन कंटिन्यू फूड एंड फ्लूइड इनटेक एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड एट होम। अगर हमारी अब यहाँ पे गोल क्या है, हमारा जो प्लानिंग है वो ये है कि पेन को कम करना है, रिलीव करना है और सिम्टम्स को भी रिलीव करना है। तो क्या करेंगे, तो क्लाइंट आसानी से अपना फूड और फ्लूइड इनटेक आसानी से स्टार्ट कर ले होम में। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टू इन्वेस्टिगेट एनी प्रॉब्लम, डिटरमाइन अंडरलाइंग कॉजेज एंड को एग्जिस्टेंट डिजीज। स्टोमेटाइटिस जो है ये सेकेंडरी काज की वजह से भी हो सकती है, तो हमें उसको भी मालूम करना है कि ये अगर अंडरलाइंग इसकी मतलब काज क्या है और को एग्जिस्टिंग इसके अलावा जो है इस स्टोमेटाइटिस की वजह से कोई सेकेंडरी काज जो है कोई डिजीज़ की वजह से ये तो नहीं हुई, तो हम ये भी मालूम करेंगे इसमें। फिर है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम 3 चीज़ लिखते हैं, PES फॉर्मेट में हम लिखते हैं, प्रॉब्लम, एटियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम्स। इसमें जो है हम इसको लिखेंगे। तो इम्पेयर कंटिन्यूटी ऑफ द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, अभी जो है ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो सही तरीके से काम नहीं करा, तो इसमें क्या होगा, असेस क्लाइंट एट द हाई रिस्क फॉर इन्फेक्शन, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करते हैं, म्यूसिन को सिक्रेट करते हैं वो, और वो जो बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप कर देते हैं। तो वहाँ पर ये है कि क्लाइंट को असेस करना है कि अगर उसको हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है। असेस विद ओरल हाइजीन पोस्ट ईटिंग, उसको ये भी कहना है कि पोस्ट ईटिंग जो है अपने ईटिंग के बाद जो है खाने खाने के बाद क्या करना है, ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। बेड टाइम पे भी इसको ओरल हाइजीन अपने करनी है। टीच टू लिमिट इरिटेंट, टोबैको, अल्कोहल, स्पाइसी फूड, इन चीज़ों को आपने क्या करना है, कम करना है। फिर है इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू। इम्बेलेंस न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि उसको न्यूट्रिएंट सही तरीके से नहीं मिला, क्योंकि उसको स्वॉलिंग में डिफ़िकल्टी है। तो जो लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी को जो रिक्वायरमेंट चाहिए उससे उसके कम है, ये किसी डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। असेस न्यूट्रिशनल इनटेक, सबसे पहले हम उसके न्यूट्रिशन स्टेटस को देखेंगे कि उसकी न्यूट्रिशन स्टेटस कैसी है। यूज़ ऑफ स्ट्रॉज, स्ट्रॉज जो है मतलब पाइप के ज़रिए ही उनको हम उसको फ्लूइड्स ये चीज़ें देंगे। हाई कैलोरी एंड प्रोटीन डाइट अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट प्रेफरेंस, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट जो है हम उसको देंगे, ये जो है क्लाइंट को प्रेफरेंस होगा। क्योंकि एब्जॉर्ब इस तरह होता है कि अगर ज़रा टाइम जो है वो भूखा हो तो इसकी वजह से फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से फैट्स जो है वो तो उसकी ब्रेक डाउन होती है, लेकिन साथ में प्रोटीन्स की भी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गई। ये जो है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ये प्रोटीन से बना है। तो इसकी वजह से हाई कैलोरी ज़रा एनर्जी देता हूँ और प्रोटीन डाइट जो है हमें लेना चाहिए, क्लाइंट को प्रेफरेंस करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा स्टोमेटाइटिस जो फर्स्ट डिजीज़ 1 था वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल हम ओरल कैंसर फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।